नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम BSTC एवं PTET एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके एवं शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले BSTC एग्ज़ाम और जो PTET एग्ज़ाम 2024 है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि आपके BSTC और PTET के एग्ज़ाम्स में और गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में और आपके और जो BSTC और PTET का जो पेपर होता है उसमें अधिक अंक आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राजस्थान जीके के प्रश्न से हम शुरुआत करें तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है पंडित झाबरमल शर्मा। दोस्तों राजस्थान के अंदर पत्रकारिता के जनक के रूप में और पंडित झाबरमल शर्मा को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है नसीराबाद छावनी से। दोस्तों नसीराबाद छावनी जो कि अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है और उससे राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो अगर तारीख की बात करें तो 28 और मई और 1857 को दोस्तों इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक चेतना आई है उसके लिए सर्वाधिक जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी द्वारा और राजस्थान में और जो राजनीतिक और जो क्रांतिकारी चेतना थी उसके लिए सर्वाधिक योगदान दिया गया था। इनके द्वारा ही वर्धमान जो स्कूल है उसकी भी स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में कितने राजवाड़ा एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बन गया है था? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय और राजस्थान में कितनी जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे वो मिलाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 19। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी जिनको मिलाकर और राजस्थान का एकीकरण किया गया। वहीं अगर दोस्तों हम ठिकानों की बात करें तो एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाना भी हुए करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न वो है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस समय में हुई थी? दोस्तों जो वर्धा नामक स्थान है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पर और जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 1919 के अंदर। दोस्तों 1919 के अंदर और वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको और PTET और BSTC एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी, जहां पर आपको और सभी विषयों के हिंदी और शैक्षणिक अभिरुचि, राजस्थान जी के, रीजनिंग और इंग्लिश के और आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उनका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वीर भगत समाज किसने जोड़ा था? अर्थात दोस्तों जो वीर भगत समाज है और जो एक बनाया गया था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विजय सिंह पथिक। दोस्तों जो विजय सिंह पथिक थे जिनका एक अन्य नाम भूप सिंह भी था, उनके द्वारा और जो वीर भरत सभा है उसकी जो स्थापना है वो की गई थी। इन्होंने दोस्तों राजस्थान का और जो
क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है जैसलमेर। दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा, जिन्हें जैसलमेर की जेल के अंदर और इनको फांसी दी गई थी, तो ये जैसलमेर से संबंधित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य बना था। अर्थात दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले और जो लॉर्ड हेस्टिंग की जो संधि थी वो स्वीकार की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है करौली। दोस्तों जो करौली रियासत है उसने सबसे पहले और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो संधि थी उसको स्वीकार किया था। भाई अगर दोस्तों हम संपूर्ण भारत की बात करें तो जो हैदराबाद रियासत थी, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके द्वारा और सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आज़ादी के पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? अर्थात दोस्तों जो आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र है उस किस नाम से जाना जाता था इसका? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है राजपुताना। दोस्तों आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था उसे राजपुताना के नाम से जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है वो है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहे जाते हैं और यह कौन माने जाते हैं? अर्थात दोस्तों जो राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता है यानी कि जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है कर्नल टॉड। दोस्तों जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्हें राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही और एक पुस्तक लिखी गई थी, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान की संपूर्ण रियासतों के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। इसलिए राजस्थान के और इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पाए जाने वाला ताम्र संस्कृति पाषाण कौन कौन सी है? अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर ताम्र संस्कृति से संबंधित जो पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है आहड़ संस्कृति एवं कालीबंगा संस्कृति। दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है और जो कालीबंगा सभ्यता है ये दोनों ही ताम्रकालीन सभ्यता है। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज 1952-53 के अंदर अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। वहीं इसका उत्खनन 1961 के अंदर और बीबी लाल और बीके थापर द्वारा किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? अर्थात दोस्तों जो प्राचीन काल में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जो तांबे की वस्तुएं उनकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गणेश्वर। दोस्तों जो गणेश्वर स्थान है जो कि सीकर जिले के अंदर स्थित है, वहाँ से इसे ताम्र युगीन राजधानी भी कहा जाता है। यहीं से दोस्तों संपूर्ण और जो राजस्थान थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके अंदर जो तांबे की सप्लाई है वो की जाती थी। और अगर दोस्तों हम गणेश्वर की बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम यहाँ पर और जो मछली पकड़ने का जो कांटा है और पत्थर से बने जो बांध है उसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजपुताना शब्द को अपनी पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जॉर्ज थॉमस द्वारा। दोस्तों कर्नल जेम्स जो जॉर्ज थॉमस थे उनके द्वारा सबसे पहले और जो राजपुताना शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस स्थल से कुंडल रेखा के अवशेष मिले थे? उस क्षेत्र का नाम क्या है? अर्थात दोस्तों जो कुंडल रेखा है उसके अवशेष हमें किस क्षेत्र से देखने को मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कालीबंगा। दोस्तों जो कालीबंगा स्थान है जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, वहाँ से हमें कुंडल रेखा के अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम इस प्रकार हमने दोस्तों राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो अभी
दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और शैक्षणिक अभिरुचि के जो प्रश्न हैं उनकी ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपका सपना भी है बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करना 2024 के अंदर, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी आपको निराश नहीं किया जाएगा और बीएसटीसी एवं पीटीटी एग्ज़ाम्स की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्नों की ओर। दोस्तों आज का हमारा जो शैक्षणिक अभिरुचि का जो पहला प्रश्न है वो है, अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? अर्थात दोस्तों जो टीचिंग है वो एक प्रतिष्ठित रेपुटेड और जो जॉब है वो क्यों मानी जाती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं कि यह एक भ्रष्टाचार एवं अपवादों से मुक्त है। विकल्प बी है जागरूकता के सृजन एवं संवर्धन के लिए अवसर मिलते हैं। विकल्प सी है सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। और विकल्प डी है अपने कार्यों को ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। दोस्तों जो टीचिंग है वो सबसे ज़रूरी इसका जो कार्य होता है वो है सामाजिक सुधार करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? अर्थात दोस्तों जो बच्चे होते हैं उन्हें टीचिंग करवाने के लिए किस प्रकार कराई जा सकती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी मूल्यांकन द्वारा। दोस्तों अगर हमें बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो उनका हमें और समय समय पर मूल्यांकन करना ज़रूरी होगा। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी लगातार मूल्यांकन से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के मामले में मेरा मत है कि। दोस्तों जो अगर कोई टीचर और प्राइवेट ट्यूशन करवाता है तो इसके बारे में आपका मत क्या है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। इसमें विकल्प ए है कानून से इस पर पूर्ण पाबंदी हो। विकल्प बी इसकी खुली छूट हो। विकल्प सी कुछ सीमा तक इस पर बंधन न हो। कुछ विशेष स्थितियों में इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, कुछ विशेष स्थितियों में इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। दोस्तों जो प्राइवेट ट्यूशन होता है उसका अगर आपको कुछ विशेष स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है जब एक अध्यापक सही रूप से पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहा है या उसे और कार्यों के वजह से और वो सिलेबस और पूरा नहीं हो पाया है तो आप प्राइवेट ट्यूशन करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है। दोस्तों जो प्राइमरी और जो बेसिक एजुकेशन है उसका जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए हस्तकौशल प्रशिक्षण। दोस्तों जो बेसिक एजुकेशन होती है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है हस्तकौशल प्रशिक्षण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, शून्य किस देश की देन है? अर्थात दोस्तों जो जीरो है वो किस देश के द्वारा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए भारत। दोस्तों हमारे देश के द्वारा और जो प्राचीन हमारे दार्शनिक थे आर्यभट्ट उनके द्वारा जीरो यानी कि जो शून्य है उसका आविष्कार किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है। अर्थात दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया गया था यानी कि एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था ब्लैक बोर्ड। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है, और जो प्राइमरी स्कूल होते हैं जो उनके अंदर जो प्राथमिक स्कूलों की जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सुधार करना। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है,
राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। अर्थात दोस्तों जो राष्ट्र का जो विकास है, जो नेशनल डेवलपमेंट है, उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, निरक्षरता। दोस्तों किसी भी राष्ट्र के निर्माण विकास में और जो सबसे ज़रूरी जो महत्वपूर्ण योगदान जो निभाता है वो है आपकी निरक्षरता। अगर राष्ट्र का विकास नहीं होना पा रहा है तो इसका जो प्रमुख कारण है वो उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनका निरक्षर होना है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा और विकल्प डी, राष्ट्र विकास। दोस्तों जो प्रौढ़ शिक्षा है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है राष्ट्र का विकास करना, यानी कि जो राष्ट्र के अंदर जो अशिक्षित लोग हैं, जो मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उन्हें वो शिक्षा नहीं ले पाए हैं, तो जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उनके द्वारा और जो वरिष्ठ हमारे नागरिक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है जिससे राष्ट्र का विकास किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए, उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो। विकल्प बी, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। विकल्प सी, उस देश में नए आविष्कार हो। और विकल्प डी, धार्मिक कट्टरता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। अगर दोस्तों कोई भी देश है वो विकसित तभी माना जाएगा जब उस देश के जो लोग हैं उन्हें राष्ट्रवादी यानी अपने राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम हो और वो पूर्ण रूप से शिक्षित हो, तभी कोई देश विकसित माना जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आधुनिक शिक्षा को माना जाता है। तो जो उसके विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों जो मॉडर्न एजुकेशन है उसे माना जाता है मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, और विकल्प सी जागृति उत्पन्न करने का साधन, और विकल्प डी व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो दोस्तों जो उसका राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। दोस्तों जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण करना होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जी के और शैक्षणिक अभिरुचि के जो टॉप क्वेश्चन थे जो कि गत वर्ष में और आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह से और बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट हैं और अन्य अदर वीडियो हैं वो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।